अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी और धुंध के हवाले से, जहां पाकिस्तान में स्मोग ने एक नया बहरान जन्म लिया है जो न सिर्फ आवाम की सेहत के लिए ख़तरा बन चुका है बल्कि पूरे मुल्क की मुआशी सूरत हाल को भी मुतासर कर रहा है। हालिया दिनों में स्मोग की शिद्दत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब यह खला से भी वाज़ेह तौर पर नजर आने लगी है। सैटेलाइट तस्वीर में भी स्मोग की घटती हुई शिद्दत को देखा जा सकता है, जिसमें लाहौर और मुल्तान जैसे शहर पूरी तरह से धुंध की लपेट में हैं। स्मोग और धुंध की शिद्दत ने फ़्लाइट ऑपरेशन को भी शदीद मुतासर किया है, जहां लाहौर और मुल्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन मनसूख हो गया है, जबकि मुतअद्दिद परवाज़ों को इस वक्त इस्लामाबाद और दीगर मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंड करवाया गया है। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ मोटरवेज को भी बंद करना पड़ा है, जिससे लाखों अफराद की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है। इस स्मोक की वजह से बड़ी कीमत बच्चों की सेहत पर पड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चे इस आलूदगी से मुतासर हो सकते हैं। स्मोक के असरात का नतीजा ये हो सकता है कि इन बच्चों की सेहत में मुसलसल खराबी हो, जिनके लिए सूरत हाल इंतहाई खतरनाक साबित हो रही है। इस संगीन सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने फौरी तौर पर मुख्तलिफ इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मजीद ये कि रेस्टोरेंट्स के आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर गेम्स और तकरीबात पर 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पाबंदी आयद की गई है। अगर हम लाहौर और मुल्तान की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इन शहरों की हालत इंतहाई संगीन है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 447 से तजावुज़ कर चुका है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ की फ़ज़ाई कैफियत सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। इस वक्त पहले नंबर पर दिल्ली मौजूद है, जिसका AQI इस वक्त 635 हो चुका है। इसके अलावा दीगर बड़े शहरों की अगर हम बात करें, जिसमें इस्लामाबाद और पेशावर हैं, वो भी इस आलूदगी के असरात से महफूज नहीं हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस स्मोक को संगीन खतरा करार देते हुए कहा कि इससे 2,50,000 कबल वक्त अमवात का खदशा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह हमारा खुद का पैदा करदा मसला है और इसका मुकाबला करने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक से निपटने के लिए हुकूमत को 10 साला पॉलिसी बनाने की हिदायत की है और इसके साथ ही हुकूमत पंजाब ने स्मोक कंट्रोल करने के लिए आइंदा बरस से नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादियों को रोकने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। इस तरह के इक़दामात इस बात को साबित करते हैं कि हुकूमत इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए संजीदा है, लेकिन अभी भी हुकूमत को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और अपने वसाइल को बुरोकार लाने की ज़रूरत है। स्मोक का बहरान इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसमें हुकूमत, माहिरीन और आवाम को मिलकर इस मसले का हल तलाश करना होगा, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को जो सेहत के ऐसे संगीन खतरात हैं उनसे हम बचा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हर फर्द इस बहरान की शिद्दत को समझे और इसके तदारुक के लिए इक़दामात भी करे। इस पर आगे चलकर हम मजीद भी बात करेंगे। अभी कुछ बात करते हैं क्रिकेट में जारी एक बड़े तनाज़े के हवाले से। हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक्किद होने के हवाले से कि पाकिस्तान में मुनक्किद होगी या नहीं, ये मामला ताहाल गैर यकीनी का शिकार है। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी हुकूमत का ये इसरार है कि भारत के बगैर भी इवेंट का इनेकाद मुमकिन है और इस तरह होना भी चाहिए, और इसके लिए दीगर मुतबादिल टीमों को मदऊ करने की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। इस सूरत हाल में खेल के मद्दाहों और तजियाकारों की नज़रें ICC और BCCI के फैसलों पर हैं, क्योंकि ये तनाज़ा न सिर्फ दोनों ममालिक के क्रिकेट पर असरअंदाज होगा बल्कि आलमी क्रिकेट में भी नए चैलेंजेस पैदा कर सकता है। PCB ने अपनी हुकूमत की हिदायत पर ICC को खत लिखा है, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इनकार पर तफसील से बात की गई है। इस खत में कहा गया है कि अगर दीगर टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो फिर भारत को क्या मसला है। इसके अलावा हुकूमत ने PCB को यह हिदायत भी दी हैं कि भारत के इनकार की सूरत में श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज़ को दावत दी जाए, ताकि इवेंट की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं कि भारत के बगैर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद की जा सकती है, क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ भारत का ही नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी भी इस इवेंट की कामयाबी के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि भारत के इनकार की सूरत में पाकिस्तान दीगर टीमों के साथ इवेंट की मेज़बानी जारी रखेगा। अब सवाल यह है कि ICC और दीगर क्रिकेट बोर्ड्स इस सूरत हाल पर कैसे रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। ICC का कानून कहता है कि अगर कोई टीम शेड्यूल के मुताबिक इवेंट खेलने से इनकार करती है तो फिर ICC उस मुल्क को मजबूर नहीं कर सकती कि वो मेज़बान मुल्क का दौरा करे। ताहम अगर भारत इनकार करता है तो फिर ICC 9वें नंबर की टीम को इवेंट में मदऊ कर सकती है, और 2023 की ICC रैंकिंग के मुताबिक श्रीलंका इस पोजीशन में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया है, जिसके तहत भारत के मैचेस किसी भी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज़ सामने आई थी।
पीसीबी का कहना है कि इवेंट पाकिस्तान में ही होगा और इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। भारत का पाकिस्तान न आना न सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी बल्कि आलमी क्रिकेट के ताल्लुकात पर भी असर डाल सकता है। गुज़श्ता बरसों में हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज न होने की वजह से दोनों ममालिक के क्रिकेट ताल्लुकात कशीदा हैं और अगर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार किया तो इससे आलमी क्रिकेट के तवाज़ुन पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता बार 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और इस इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका भी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर, रावलपिंडी में खेलने का मंसूबा है, जिससे आलमी क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस आने का मौका मिलेगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट राना आदिल ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से हुकूमत से भी मुशावरत की है और अब यही कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर इनकार किया जाएगा अगर वो ICC का इवेंट खेलने पाकिस्तान नहीं आते। ICC को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। इसके बाद ये जो मौक़िफ़ रखा गया, आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी से हम इस मौक़िफ़ पर पूरा भी उतर जाएंगे? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात पे स्टैंड लिया है, मेन बात अब ये है कि इस पर हम कायम रहें जी। देखें, इसमें हमारे क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर है कि अभी रिसेंटली 10-15 दिन से हम देख रहे हैं कि मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का पहले से पता था कि इंडिया एंड टाइम पे आके इस इशू को जो है ना हाईलाइट करेगा, वो नहीं आएंगे। तो हमें इस बात को पहले से उनसे BCCI से करना चाहिए था। अब देखें कि 1 महीना या 1.5 महीना पहले की बात है कि ICC इस बात पे गौर कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल या थर्ड ऑप्शन उनके पास है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ICC को इन चीज़ों का पता था, तो इस चीज़ पे गौर कर रहे थे। तो क्या हमारी जो है इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB आया, इसको इन चीज़ों की खबर नहीं थी? ये खबरें भी सुनने को मिली हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला कि जी हमें चार्टर प्लेन का जो अरेंज कर दिया जाए और जो भारतीय टीम है वो अमृतसर या चंडीगढ़ में जो है, ठीक है, अपना मैच खेले और वापस चले जाए। बहुत सी ऑप्शंस दी जी, बहुत सी ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे आमादगी भी जाहिर की कि ठीक है जी, हम इस ऑप्शन को जो है ना अवेल कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कसूर कम मैं मानता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC इनको ज़्यादा मैं जो है ना इल्जाम। लेकिन आदिल, आपको क्या लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग लॉबी का नतीजा है जो कि हिंदुस्तान ने अपनी उजारादारी बना ली, जो कि हम नहीं बना सके एज ए क्रिकेट नेशन? अगर हम बात करें, हमारा बोर्ड इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है जितना हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड मजबूत है। देखिए, ये तो जारी बात है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है 80% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से जाता है ICC को। मतलब ICC को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं। एक इनका इशू है सिक्योरिटी का। आया अभी इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो आए थे, उनके लिए सिक्योरिटी इशू नहीं था। बाकी मामलात में इनको सिक्योरिटी इशू नहीं है। कबड्डी टीम जो है वो पाकिस्तान में आती हैं, जाती हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बड़ा इनको जो है ना इंडियन टीम को सिक्योरिटी इशू प्रूव करने के लिए जो है इतना आसानी से तो ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ क्रिकेट टीम को लेकर जी बिल्कुल इस पर ही सिर्फ सियासत की जा रही है। जो बाकी टीम्स आ जा रही हैं उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसमें देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन चीज़ों पे अभी स्टैंड लेना चाहिए। कब तक हम इन चीज़ों पे देखेंगे? देखें, जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ है 96 का, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया, ठीक है। उस टाइम पे श्रीलंकन हालात ऐसे थे, उनको पॉइंट दे दिए गए। लेकिन अभी पाकिस्तान में दूसरी टीमें भी, अभी इंग्लैंड आई है, न्यूजीलैंड आई है, दूसरी टीम बांग्लादेश खेल के गई है। तो सिक्योरिटी का रीज़न तो इंडिया जो है वो अप्रूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन आपको फिर क्या लगता है कि जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी उनका जो एक स्टेटमेंट होगा वो पाकिस्तान के हक में जाएगा या नहीं? क्योंकि अभी इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान में थी टेस्ट सीरीज के लिए, तो हमने देखा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से एक बड़ा अजीब सा बयान आया कि अगर हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर ये इवेंट किस तरह से होगा? तो दूसरे बोर्ड भी इसका मतलब फिर हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड की ज़बानी बोलेंगे? नहीं, देखें, मेन चीज़ है कि जब कोई भी ICC का इवेंट्स होता है, इसमें जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान के एक होस्ट के भी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा जो है वो ICC की चैंपियन ट्रॉफी का है। ऐसे ही सभी बोर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आया उस टाइम पे जब BCCI ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, तो हमने वहाँ पे खेलने जाना है। अगर इनको कोई इतराज़ था तो उस टाइम पे इशू उठा देते। लेकिन आपको नहीं लगता कि एशिया कप में भी हाइब्रिड मॉडल पर जाकर फिर हमने गलती की? फिर हमें वहाँ पर भी एक क्लियर स्टांस लेना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास मौका था, क्योंकि वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होना था। तो अगर उसी टाइम पे पाकिस्तान अपना मौके, देखें, बात वही आप वाली आ जाती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग हमें खुद को बनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे ICC भी कैसे जाएगा?
मतलब आने वाले 4 साल का जो एक ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है $320 अरब का है। वो उसमें ये है कि आईसीसी का कोई भी इवेंट होगा उसमें पाकिस्तान इंडिया का एक मैच रखा जाएगा, उसके बाद अगर सेमीफाइनल या फाइनल आ जाए वो दूसरा मैच होगा, ठीक है। तो उसमें आईसीसी उन ब्रॉडकास्टरों को कैसे जवाब देगा, जारी बात है उसमें लॉस है। बिल्कुल। तो इसमें डेफिनेटली मुझे तो लेकिन फिर मकसद तो हिंदुस्तान का फिर पाकिस्तान को लॉस पहुंचाना ही है, क्योंकि इस इवेंट से पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फाइनेंशियली भी हम देख रहे हैं कि वो उसको जनरेट करेंगे चीजों को, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बाकी जब सारी टीमें आ जाएंगी, एक आईसीसी का बड़ा इवेंट हो जाएगा, तो फिर तो क्रिकेट के सारे रास्ते खुल जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट पहले भी खुले हुए हैं। लेकिन ये रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन इस बात पे ये है ना कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे स्टैंड ले जाता है कि जी हम ही मेजबानी करेंगे और पाकिस्तान में ही होगी, इसमें क्या होगा, इंडिया नहीं आएगा। दूसरी ऑप्शन है कि 9वें नंबर की टीम इस टाइम जा रही है, श्रीलंका 10वें की है, वेस्ट इंडीज, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि हम उनको लेके आए या आईसीसी को इस बात के लिए जो है ना हम फोर्स करें। वो आईसीसी खुद कर सकता है, ठीक है। अगर वो उनको रखता है तो ठीक है, टीमें पूरी हो जाती है, नहीं भी तो इंडिया के पॉइंट्स जो हैं वो दे दिए जाए दूसरी टीमों को, ठीक है। लेकिन आज साहब ये हमने पहले भी देखा कि हिंदुस्तान फिर अपनी एक लॉबी को यूज करता है और फिर दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स पर भी प्रेशर डालता है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। देखिए इस टाइम मुझे नहीं लगता कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं और वो आएंगे, लेकिन मेन चीज है कि इसमें हमारा बोर्ड कहां पे खड़ा है, वो कितना स्टैंड लेता है। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत भी यही कह रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही कह रहा है, मोहसिन नकवी साहब बड़े अरसे से यही कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हर सूरत में पाकिस्तान होगा। जिस तरह से ग्राउंड्स को अपग्रेड किया जा रहा है, वहां पर काम किया जा रहा है, सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं, तो आपको लग रहा है कुछ चांसेस कि अब इस मौके से नहीं और करने में फर्क होता है। आप इतना बड़ा इवेंट यानी कि करके दिखा देंगे, मिनी वर्ल्ड कप होने जा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। अभी तक हमारी जो स्टेडियम है वही रेनोवेशन में है, वही अभी तक तैयार नहीं हो पाए। आईसीसी ने शायद इनको 30 दिसंबर तक का टाइम दिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर उससे टाइम मांगा कि 10-15 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो जब हमें पता है कि हम इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, हमें तो मेरा ख्याल है कि 1 साल पहले इनकी रेनोवेशन करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज़ का पता था कि इंडिया नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल या कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन उसका भी फायदा क्रिकेट बोर्ड को पहुंचेगा कि अगर पाकिस्तान कहते हैं कि जी मेज़बानी जो है वो हमारे पास रहे और ठीक है हम तैयार हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान को एक्स्ट्रा पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन आदिल, अच्छा जिस तरह अभी आपने ये कमेंट किया ना कि ग्राउंड्स पहले से रेडी होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी 1-2 दिन से देख रहा था इंडियन मीडिया पे उनके जो हम देखने में डिफरेंट पॉडकास्ट होते हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स उनके हो रहे थे, वहाँ पर यही चीज़ डिस्कस की जा रही थी। पाकिस्तान के कुछ स्टेडियम्स की पिक्चर्स वहाँ पर लगाई गई थी, तोड़ फोड़ का जो शिकार इस वक्त ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेनोवेट हो रहे हैं, और यही उस पर बात की जा रही थी कि ग्राउंड्स तो तुम लोगों के तैयार हैं नहीं, तो तुम लोग इवेंट किस तरह से कराओगे। तो वो एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, और ऑब्वियसली इंडियन मीडिया या इंडियन हुकूमत भी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी आईसीसी को वो तमाम चीजें भेजेगा कि इनके भी ग्राउंड्स भी रेडी नहीं। सर प्रोपेगेंडा वो तैयार नहीं करे, जब हम उनको खुद मौका देंगे तो वो तो तैयार करेंगे ना। हमें चाहिए था 15 अक्टूबर या मैक्सिमम जो ना 1 नवंबर तक आईसीसी के हवाले ग्राउंड कर देते कि जी हमारी ग्राउंड रेडी है, ठीक है। तो इसमें हमारी गलती है, अभी तक हमारी ग्राउंड मुझे तो नहीं लगता कि जैन में भी जाके रेडी होंगी, ठीक है, जो हालात जा रहे हैं। तो आपको फिर लग रहा है कि पाकिस्तान के पास फिर मुझे नहीं लग रहा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, ठीक है। और उसकी बुनियादी रीजन आप क्या समझ रहे हैं, ग्राउंड्स का रेडी ना होना या सिर्फ हिंदुस्तान के इस इशू की वजह से? हिंदुस्तान के इशू की वजह से भी, और दूसरी बात है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना स्टैंड नहीं ले सकता। देखिए हम बयानबाजी में तो बहुत बढ़ चढ़ के इसम है कि जी हम इस स्टैंड पे करवा लेंगे, हमने स्टैंड ले लिया कि हमने पाकिस्तान में करवाना है, लेकिन एंड ऑफ द डे वही होगा एशिया कप वाला सीन। यानी कि एक बार फिर से आपको लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएंगे, हम किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर सकते आईसीसी को, नहीं कर सकते सर। लेकिन उसकी बुनियादी रीजन आपको क्या लगती है? सिक्योरिटी के अब यहाँ मसाइल नहीं है, सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई इशू नहीं है, तमाम टीमें होकर चली गई। इंडियन टीम के आखिर में या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कंसर्न्स हो क्या सकते हैं पाकिस्तान आने के लिए? पाकिस्तान आने का उनका बस एक पॉलिटिकल लॉबी है और तो कुछ नहीं है कि पाकिस्तान को कमजोर करना, लेकिन इस पे तो हमें हमारे क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए कि कब तक हमारी जो ऑडियंस है वो मतलब जस्ट दूसरी कंट्री में देखते रहेंगे। देखें अब यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनका भी दिल चाहता है कि लाहौर में मैचेस हों, हम लाइव जाके देखें, पिंडी में हों, कराची में हों। तो ये तो हमारे क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। अगर फिर इन्होंने वो भीगी बिल्ली बन जाना है, पहले इन्होंने बड़ा स्टैंड लेना है, उसके बाद भीगी बिल्ली बन के इन केस भीगी बिल्ली नहीं बनते तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर तो एक अच्छा चांस लेने का मौका तो है ना हमारे पास, बिल्कुल मौका है। अगले 3 इवेंट फिर हिंदुस्तान में है, वुमेन एशिया कप भी, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी, T20 वर्ल्ड कप भी, तो फिर इन तीनों इवेंट्स में फिर हम भी नहीं जाएंगे।
क्या होगा, या फिर हम जाएंगे? सर हम चले जाएंगे। अच्छा, हम फिर भी चले जाएंगे? हम चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे? वो नहीं आएंगे, हम चले जाएंगे। तो ये जिद है या ये फिर हम नीचे लगते जा रहे हैं बस? नहीं सर, इसमें मतलब ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा साइन होता है, ठीक है, कि लेकिन अच्छा साइन भी वन साइडेड कितनी देर? वन साइडेड कितनी देर जी, ये एक तरफा मोहब्बत कब तक चलेगी? ठीक है, तो एक तरफा मोहब्बत तो नहीं चलती। बिल्कुल, तो ये कब तक, ये तो मैं कह रहा हूँ कि कब तक चलेगी। ये हमें, हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है, हमें स्टैंड लेना चाहिए, आईसीसी पे प्रेशर डालना चाहिए कि हम इसकी मेज़बानी करेंगे और ये इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। ठीक है। अच्छा, 1996 के भी जिस तरह आईसीसी वर्ल्ड कप में हुआ, 2008 के एशिया कप के हालात को मद्देनजर रखते हुआ, ये पिछला एशिया कप भी हुआ, तो चीजें आपको लगता है फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर? ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर आ जाता है, कुछ ना कुछ इश्यूज बन नहीं जाते हैं, क्योंकि बिजनेस सबसे पहले फिर फोकस होता है, आईसीसी का भी, बीसीसीआई का भी। देखे ना, आईसीसी, अगर आईसीसी इतना सीरियस था तो आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल या साउथ अफ्रीका में इसको करवाने का क्यों सोच रहा है वो? और 2 महीने हो गए उसको इस चीज़ पे सोचते। हमें पता चल सकता है, तो क्या बोर्ड को नहीं पता इस चीज़ का कि आईसीसी इस बारे में भी सोच रहा है? डेफिनेटली उनको पता है, और बैकडोर राब्ते भी हुए होंगे, एतमाद में भी लिया होगा। और बात वही है कि एंड ऑफ द डे हमने करनी वही है कि जो इंडिया की उधर लॉबिंग चलनी है, तो उसमें हमने मान जाना है, आईसीसी ने हमें एक्स्ट्रा में पे कर देना, हमने कहना ठीक है यार, ये चीज़ें जो है ना ठीक है हमारे फायदे की हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा किस चीज़ में। लॉन्गर टर्म में हमने इसका फायदा देखना है, क्योंकि जब हम बिजनेस की बात करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, तो फिर एक तो रिप्यूट तो हमारी वो तो दाव पर लगेगी कि हमें कितना बड़ा इवेंट नहीं होस्ट कर सके। लेकिन अगर रेवेन्यू की तरफ आए, आपको क्या लगता है कितना लॉस होगा पाकिस्तान को अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती? लॉस पाकिस्तान को, इंडियन टीम नहीं आती, लॉस पाकिस्तान को नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर इसको हाइब्रिड मॉडल या थर्ड वर्ल्ड पे भी जैसे साउथ अफ्रीका का है वहाँ पे भी जाएगा, तो होस्ट पाकिस्तान ही करेगा, और बल्कि पाकिस्तान को आईसीसी एक्स्ट्रा पे करेगा वहाँ पे ये इवेंट करवाने के। लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारी क्रिकेट तबाह होगी। बिल्कुल, कल को जो दूसरी टीमें हैं, मतलब जो इंडिया चाहता है फिर तो वो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। चाहते नहीं है कि यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट हो, अभी देखे पाकिस्तान का कहीं पर कोई नाम हो। अभी देखे ना कि रास्ते खुले हुए हैं क्रिकेट के, सारी टीमें आ रही हैं, खेल के जा रही हैं, बड़े पुरअमन इवेंट हो रहे हैं। आया इंडिया की टीम को ही इशू क्यों है? दूसरी इंडिया की कबड्डी की टीम आ रही है, क्या उसके लिए सिक्योरिटी रीजन नहीं हो सकती? जूनियर इसकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम आ रही है, उसकी सिक्योरिटी रीजन एज ए इंडियन वो तो फिर सबके लिए होने चाहिए। उन्हें लगता है वो टीम शायद ज्यादा अजीज है और बाकी टीमें इतनी अजीज नहीं है। वो जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है या कबड्डी की टीम है, उनको फिर सोचना चाहिए कि क्या हमारी जाने जो है वो इन क्रिकेटर से अजीज नहीं है, इनकी ज्यादा अजीज नहीं है। ठीक है, उनको भी वहां पे ये इशू हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन आदिल, जिस तरह से हमने देखा कि बायलैटरल सीरीज जो है, मेरा ख्याल है 2008 से पाकिस्तान इंडिया के दरमियान फिर नहीं हो रही। ठीक है, बायलैटरल सीरीज जो है उसका एक अलग इशू है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो नहीं हो रही, तो आपको लग रहा है फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और इंडिया की जो एक क्रिकेट है, जो आईसीसी के टूर्नामेंट में फिर मैच देखते हैं, एक आधा कोई मैच होता है, तो फिर ये भी अब चांसेस कम होने लगे हैं अगर पाकिस्तान अपने मौके पे अड़ा रहा। और मैं तो चाहूंगा कि अब अपने इस मौके पर जरूर स्टैंड करें। सर, हम एज अ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहेगा कि पाकिस्तान इस मौके, और ये हम सबको प्रेशर डालना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी और पाकिस्तानी हुकूमत पर भी, ठीक है। लेकिन वही बात आ जाती है कि एंड ऑफ द डे हम करते क्या हैं कि हो सकता है हमें कल परसों या 10 दिन में ये न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी जी हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है, या साउथ अफ्रीका में चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है, तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा इन चीज़ों पे। ठीक है। अच्छा, अब हाइब्रिड मॉडल की जब हम बात करते हैं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक तो उसको मुस्तरद ही किया हुआ है, उम्मीद हम करते हैं कि ऐसा ही हो जाए। आईसीसी के लिए ये कितनी मुश्किल सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि आईसीसी के जिस तरह से आपने कहा कि ब्रॉडकास्टर का प्रेशर भी उन पर मौजूद है, पाकिस्तान की पोजीशन को भी देखना है, हिंदुस्तान की पोजीशन को भी देखना है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं, उनकी तरफ से भी कोई प्रेशर हो सकता है। देखिए सर, ये जो है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है कि इसका इनकाद ही ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। उसके रीजन के आईसीसी का दिवालिया निकल जाएगा। बिल्कुल, 80% जो है रेवेन्यू, मैंने पहले आपको बोला कि इंडिया से जाता उनको, ये भी आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। वो जैसे भी करेंगे वो मैच भी होगा, चैंपियन ट्रॉफी भी होगी, लेकिन इस टाइम जो है जो हमने एक बात पे स्टैंड ले लिया है कि पाकिस्तान में ही होगी। अल्लाह करिए ऐसा हो, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। चलें जी, हम उम्मीद यही करते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हम तो ये कहना चाहेंगे कि हर सूरत अपने स्टांस पर हमें कायम रहना है, और हिंदुस्तान को अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो फिर पाकिस्तान ही आना चाहिए। स्पोर्ट्स एनालिस्ट राना आदिल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडन को साहिल समंदर पर चलते हुए लड़खड़ाते हुए देखा गया है। 81 साल जो बाइडन की वीडियो अमेरिकी रियासत के साहिल की है, जहां वो अपनी अहलिया जिल बाइडन के साथ गाड़ी से उतरकर साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। ताहम वीडियो में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनता है वो ये है कि सदर बाइडन रेतली ज़मीन पर चलने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं और बार बार ठोकर खाकर संभलने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब जो बाइडन की जिस्मानी सेहत और बढ़ती उम्र के हवाले से बहस दोबारा जोर पकड़ रही है। इस वीडियो से पहले भी कुछ दीगर मौके पर बाइडन की सेहत पर सवालात उठ चुके हैं, जैसे कि एक वीडियो में उन्हें सीढ़ियों पर गिरते हुए देखा गया था। हालिया वीडियो ने उनकी सेहत के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के रद्द-ए-अमल देखने को मिले हैं। वीडियो में जो मंजर पेश किया गया है इसमें जो बाइडन अपनी अहलिया के साथ गैर रस्मी अंदाज में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो रेतली ज़मीन पर कदम रखते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं। बाइडन अपनी जगह संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी जाहिर है कि उनकी जो बढ़ती हुई उम्र है और जिस्मानी सलाहियतों के साथ साथ ये एक मामूली सी परेशानी बन चुकी है। ये वीडियो उस वक्त सामने आई है जब दुनिया भर में उनकी सेहत के बारे में सवालात भी उठ रहे हैं। एक तरफ उनके हामी उनकी मेहनत और अज़्म को सराहते हैं, तो दूसरी तरफ उनके मुखालिफिन उनकी बढ़ती हुई उम्र और जिस्मानी मसाइल को उनकी क़यादत के लिए चैलेंज भी समझते हैं। जो बाइडन की बढ़ती उम्र और उनकी जिस्मानी कमज़ोरियों का सवाल अमरीकी सियासत में मुस्तकिल मौजू भी बन चुका है। अगरचे वो एक भरपूर सियासी करियर के हामिल हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ सेहत के मसाइल भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में इनका लड़खड़ाना एक और याद दहानी है कि 81 साल की उम्र में जिस्मानी सलाहियतें कमज़ोर भी पड़ सकती हैं और इसके साथ साथ ये कोई पहला मौका नहीं है जब जो बाइडन की जिस्मानी सेहत पर सवालात उठे हों। इससे पहले भी ख़ास तौर पर जब वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए गिर गए थे, उनकी सेहत के हवाले से मीडिया में बहस छिड़ गई थी। ताहम इस वीडियो के बाद उनकी सेहत के बारे में मज़ीद सवालात उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं, जहाँ बाज़ लोग उनकी उम्र के हवाले से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, बाज़ अफराद उनकी सलाहियतों पर सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अमरीकी सियासत में नया तनकीदी नुक्ता पैदा हो गया है। जो बाइडन की सियासी जमात के बाज़ रहनुमा उनके दिफा में सामने आए हैं, ताहम उनके जो मुखालिफिन हैं वो इस वीडियो को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके खिलाफ अवामी राय को भी मुतासर किया जा सके। तो ये वीडियो एक चैलेंज भी बन सकती है, लेकिन जो बाइडन की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया और ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर वो अपनी सेहत के हवाले से कोई वजाहत फराम करते हैं तो इनकी सियासी पोजीशन को भी मजबूत कर सकता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज के शो में हम एक ऐसी शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहे हैं जिन्होंने साइंसी दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ोहरा नज़ीर कयानी, जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में फ़िज़िक्स की प्रोफेसर हैं, हाल ही में दुनिया के 2% सबसे ज़्यादा हवालाजात वाले साइंसदानों की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एल्सवेयर की फहरिस्त में शामिल की गई हैं, जो उनकी तहकीक की आलमी सतह पर पजीराई का खुमास है। उनकी तहकीकी अशातों का इम्पैक्ट फैक्टर 325 से ज़ायद है और उनके हवालाजात की तादाद इस वक्त 2400 तक पहुँच चुकी है। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ोहरा नज़ीर कयानी फ़िज़िक्स के मैदान में आलमी सतह पर पहचाने जाने वाली एक अहम शख्सियत हैं। उनकी मेहनत और साइंसी तहकीक ने उनको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक मकाम दिलाया है। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एल्सवेयर की फहरिस्त में उनका नाम शामिल किया गया है और उनकी तहकीक फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ शोबों में फैलती है और उनके काम का असर आलमी साइंसी बरादरी पर नुमाया है। हम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ोहरा नज़ीर कयानी की साइंसी कामयाबियों और उनकी आलमी सतह पर मकाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनकी तहकीकाती दुनिया में अहमियत, उनकी कामयाबियों की जड़ें और पाकिस्तान की साइंसी बरादरी पर उनका असर, इन सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, और ये मुबारकबाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए है कि जब हम साइंटिस्ट का नाम एक दुनिया की लिस्ट में आता है तो ये सब के लिए प्राइड की बात होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा स्पेसिफिकली आप हमें बताइएगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एल्सवेयर की फहरिस्त में शामिल होना ये कितना बड़ा एजाज़ है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर लीजिएगा हमारी आसानी के लिए। श्योर। एक्चुअली डिफरेंट रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की और इसी तरह साइंटिस्ट की। अब ये जो लिस्ट इशू करते हैं स्टैनफोर्ड एल्सवेयर यूनिवर्सिटी वाले, जिसमें 2% मोस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट होती है। ठीक है। और साइटेशन का मतलब ये होता है कि जो मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ वो जितने इंटरनेशनल लोग हैं उसको कहीं पर उसका हवाला दें,
उसको साइट करें। ठीक है। और क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है जो मैं रिसर्च पब्लिश उसको बेस बना के आगे रिसर्च बढ़ाई जाए। एग्जैक्टली उसको आगे, और इवन अपने काम को जेन्युइन करने का भी ये होता है कि आप देखिए एक साइंटिस्ट ने काम किया और हम इसी को लेकर आगे चल रहे हैं। ठीक हो गया। जिस तरह से आपकी तहकीकी इशातों का इम्पैक्ट फैक्टर 325 से ज्यादा है, इसको ये भी हमें जरा बताइएगा। और रेफरेंसेस या हवाला जात का तो आपने बता दिया कि 2400 तक वो पहुंच चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। जी अल्लाह का शुक्र है। अब इम्पैक्ट फैक्टर जितने इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनकी भी एक रैंकिंग है। और इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करने का मतलब ये होता है कि आपकी रिसर्च बहुत ऑथेंटिक है। और इम्पैक्ट फैक्टर आप इंक्रीज 325 ऐसे हुआ कि एक इम्पैक्ट फैक्टर किसी जर्नल में पेपर पब्लिश होता है, 6 उसके इम्पैक्ट फैक्टर है, प्लस होता जाता है और फिर वो ऐड हो जाता है। जितना अच्छा जर्नल होगा उतना उसका अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर होगा। और इम्पैक्ट फैक्टर भी यही है कि कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं और साइटेशन उसकी दे रहे हैं। जितनी साइटेशन ज्यादा होंगी इम्पैक्ट फैक्टर राइज होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपकी तहकीक जो है वो फिजिक्स के मुख्तलिफ शोबों में फैलती है, जिसमें कॉस्मोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, एटॉमिक फिजिक्स भी है। इन शोबों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसर्च है वो क्या रही है? अगर मैं आजकल के लिहाज से देखूं, जैसे पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरा पंजाब कह लें स्मॉग में डूबा हुआ है, तो जो मैं एनवायरमेंटल ट्रीटमेंट के लिए कर रही हूँ फोटो कैटलिस्ट एक्टिविटी, तो इस वक्त मैं उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड करती हूँ। सेकेंडली अभी अब ये देखें कि रीज़न क्या है, स्मॉग क्यों है, धुआं जनरेट होता है, फैक्ट्रीज भी एक रीज़न से। अब फैक्ट्री से जो पानी आता है, वेस्ट वाटर बाहर आता है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और वो ट्रीटमेंट भी मटेरियल साइंटिस्ट, जैसे मैं मटेरियल साइंटिस्ट हूँ, वो मटेरियल सिंथेसाइज करके हो सकती है। और वही फोटो कैटलिस्ट एक्टिविटी हेल्प करती है, आपको बताती है कौन सा मटेरियल आप यूज़ करेंगे तो जो उसमें से मवाद आ रहा है उसको वेस्टेज उसको आप डिसइंटीग्रेट कर दो और इस तरह से कर दो एनवायरनमेंट में शामिल होकर उसको ख़राब ना करे और इवन आपके बहते पानी में समुंदर या दरिया में जाकर उसको ख़राब नहीं करे। एक तो ये इम्पैक्ट है मेरे रिसर्च का। दूसरा, चाइना में देखें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले गए क्योंकि धुआं कहाँ से निकलता है, जब पेट्रोल ये इस तरह के फ्यूल हम यूज़ करते हैं। तो अगले में रिसर्च है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, कि आप इस तरह के डिवाइसेस बनाएं मटेरियल साइंस को तरक्की देकर ताकि वो हम अप्लाई करें और हम ये जो कन्वेंशन फ्यूल है कोल ऑयल पेट्रोल उससे अपनी जान छुड़ाएं और मूव करें टुवर्ड द इलेक्ट्रिक कार, जिससे पूरी दुनिया में हो रहा है। और वो तभी होगा कि हम इंटरनल साइंटिस्ट अगर कोई ऐसे मटेरियल मार्केट में लेकर आएँ जो हमारे एनवायरनमेंट के लिहाज से हैं और फिर उनको अप्लाई किया जाए। और फिर थोड़ा सा टैक्सेस भी काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ताकि वो हर बंदे की रीच में हो उसको खरीद सके। ठीक है डॉक्टर साहब, स्पेसिफिकली तो ये जो सेगमेंट है ये हमने आपकी अचीवमेंट्स के हवाले से डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो स्मोक का फिर इशू है आपको क्या लगता है कि हम सॉल्व करने की अहलियत रखते हैं? इसमें कितना वक्त दरकार है? जिस तरह से 2016 से 2024 तकरीबन 8-9 साल में हमने देखा कि ये स्मोक जिस तरह से हमें इफेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, तो कितना बड़ा रोल है ये जो क्रॉप बर्निंग कहा जा रहा है क्रॉस दी बॉर्डर हो रही है, और दूसरा हमारे जो व्हीकल्स हैं ये ज्यादा परसेंटेज किसकी है? हाँ, अगर आप लाहौर के लिहाज से देखें तो बेसिकली यहाँ पर तो बेतहाशा व्हीकल हैं, हर घर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ नहीं हैं तो मोटर बाइक हैं, फिर चिंची, रिक्शा, बस, ये सब रोल प्ले कर रहे हैं। इससे हम निकल सकते हैं, 100% निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। और प्लानिंग में सबसे पहले तो हमें अपने फ्यूल को देखना पड़ेगा हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और ये क्रॉप बर्निंग जो है उस पर भी हमें काबू पाना पड़ेगा। अब देखिए क्रॉप बर्निंग तो पहले भी होती थी ना, अब तो ऐसे नहीं है कि अब शुरू हुई। उसकी रीज़न ये है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, फैक्ट्रीज शहरों के अंदर हैं जिनको हमें बाहर ले जाना पड़ेगा। इसी तरह से अब जैसे ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं वो भी शहरों के करीब हैं, तो इन सबको हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक रात में तो इसका हल नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, और जैसे हम सब साइंटिस्ट इवन गवर्नमेंट भी बहुत सिंसियर है इसके बारे में, तो इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा। ठीक हो गया, चलें ये तो अब एक इशू के हवाले से बात होगी। अच्छा, जिस तरह से आपने सिर्फ फिजिक्स में ही काम नहीं किया बल्कि साइंस की तरक्की के लिए भी जो आपका किरदार है वो बड़ा नुमाया रहा है, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो साइंस की तरक्की के लिए तहकीक है उसके लिए मजीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, जिसमें फुकदान है। स्पेशली अगर मैं साइंसेस में फ़िज़िक्स को ले लूँ, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री हमारे से हाथ मिलाए, हमारे साथ मिलकर काम करें।
हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम उनको दे दें और वो फिर उसको यूज़ करने का बताएं कैसे यूज़ होगा। जैसे मैं पीएचडी दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ यूके गई और वहाँ फेरो इलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल सिंथेसाइज किए जो आपके ये एलसीडीज में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो उनका एक सेट पैटर्न था, मीन्स जैसे सिंथेसाइज होते थे उनकी कोलैबोरेशन थी और अगले दिन वो उनको दे दिया करते थे मीन उनके कोलैबोरेटर को और फिर वो चीज़ मार्केट में आ जाती थी। क्योंकि देखिए मटेरियल साइंटिस्ट या साइंटिस्ट तो एक चीज़ को सामने लाएगा, अब आगे काम किसका है, इंजीनियर्स का, उसको डिवाइस बनाए, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री का बहुत रोल है। अगर वो हमारी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे होगा कि हम इसको आगे लेकर जाएं। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें साइंटिस्ट बना रहे हैं उनको इंडस्ट्री को भी उसको टेस्ट करके टेकअप करके उस पर वर्किंग करके फिर रिस्पॉन्ड बैक करना है कि इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, क्या उसमें चेंज नहीं की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, आपकी जो कामयाबी है वो ऑब्वियसली आपने तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, लेकिन एक फैमिली का भी रोल होता है कलेक्टिवली। जब भी कोई खातून को हम देखते हैं वो कामयाबी की मनाजिल तय कर रही होती हैं, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और एक मेरा ताल्लुक़ अल्लाह का शुक्र है इल्म दोस्त के घराने से था। सब पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे। ठीक है। उसके बाद आफ्टर माय मैरिज मेरे इन लॉज ने, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ, वो मैं किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जाती हूँ तो वो कहती होती थी बच्चे मैं देख लूँगी, यू कैन गो अब्रॉड। हस्बैंड का बहुत रोल है, हालांकि वो इस बहुत मुश्किल जॉब में थे, फोर्सेस में हैं वो, तो उनके लिए टाइम स्पेयर करना बहुत मुश्किल। ठीक है। और आगे जो मेरे, जब मैंने पीएचडी की तो मेरे 2 बच्चे थे, माशाल्लाह 2 बेटे थे और उनका बहुत साथ रहा। मीन्स ये कि अगर आपके बच्चे थोड़ा सी ये रियलाइज नहीं करेंगे कि मदर कुछ कर रही है तो दैट नॉट पॉसिबल। तो इसमें सबका रोल है, बेसिकली सपोर्ट होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, जैसे से आपके तहकीकी काम को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया, ये पाकिस्तान के साइंसी मैदान के लिए आपके समझती हैं क्या अहमियत रखता है? इस कामयाबी के जो असरात हैं वो हमारे जो पाकिस्तान की साइंटिस्ट बरादरी है उस पर कितने होंगे? इसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे, क्योंकि जैसे ही नेम डिक्लेयर होता है तो फिर लोग देखना शुरू हो जाते हैं, आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस देखते हैं, आपसे आकर मिलते हैं कि हम कैसा काम करें कि हम हाई इम्पैक्ट फैक्टर जनरल पब्लिकेशन करें, सिमिलरली कैसे हम अपनी साइटेशन को इम्प्रूव करें। और इन सब को करने के लिए ना आपको अपनी लैब में काम करना होता है, एक मोटिवेशन मिलती है जब आप किसी, और फिर आप ये देखते हो ना, मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने उस पर काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाए जो अब इंटरनेशनल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। अब एक बिस्मथ ऑक्साइड मटेरियल है इंतहाई चीप और वो लैब में अवेलेबल था और मैंने प्रोजेक्ट उस पर शुरू किया और अब अल्लाह का शुक्र है कि उसको लेकर इंटरनेशनल लोग भी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, आप ना सेल्फ ड्यूटी छोड़नी होगी, हमें ये सोचना होगा कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हीं को यूटिलाइज करके। और वैसे भी देखिए अल्लाह ताला कहता है जैसा मेरे बारे में गुमान करोगे वैसा पाओगे, तो हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ऑनेस्टली जो हम जितने हम ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, मैं जब कभी भी फॉरेन किसी टूर पे जाती हूँ तो वहाँ के लोग स्पेशली इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि पाकिस्तान में लोग कैसे काम कर रहे हैं और वो कैसे आगे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इमेज हम लोगों ने बेहतर करना है, वी आर द एम्बेसडर। तो ये तो बहुत मोटिवेशन मिलती है और इसको हाईलाइट आपके चैनल्स को भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूँगा, ख़वातीन वो साइंसदान उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी जो साइंसी मैदान में कदम रखना चाहती हैं? भाई उनको कायदे आज़म के उस पे अमल करना पड़ेगा, काम और बस काम और एक ईमान इत्तेहाद तंजीम। जब तक हम अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना, नो वन कैन डू एनीथिंग। ठीक है। घर में भी चलाती रही, बच्चे मेरे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फील्ड में जा चुके हैं, बल्कि छोटा बेटा तो मेरा भी क्लास 8th में है, तो उनको मैं देखती हूँ। तो अगर ये सोचें कि ये हर्डल्स नहीं है, फोकस्ड रहना है हमें, आपने मैनेज करना है कि कैसे इसको मैनेज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर ज़ोहरा नज़ीर कयानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से। दुनिया की सियासत में एक बड़ी तब्दीली वाक़ई हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं और उनके दोबारा इंतखाब के साथ ही पाकिस्तान के लिए भी कई सवालात और खदशात जन्म ले रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के बारे में एक सख्त मौक़िफ़ रखते थे। उनका फोकस हमेशा अमरीकी मफादात और चीन मुखालिफ हिकमत अमली पर रहा है, जिससे पाकिस्तान को भी एक मुश्किल दौर का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC को देखते हुए ये ख्याल किया जा रहा है कि अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है कि वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात महदूद करे। ट्रंप की जीत से बानी PTI और उनकी जमात को भी मुमकिन सियासी नुकसान पहुंच सकता है। बानी PTI ने हमेशा अमेरिका के खिलाफ एक सख्त बयानिया अख्तियार किया, जिससे उनके हामियों में खास जोश पैदा हुआ। मगर अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर हैं, ये सवाल पैदा होता है कि आया इमरान खान का यह बयानिया बरकरार रहेगा या फिर इसे अवाम में पजीराई मिलेगी। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि क्या ट्रंप के दौर में कोई ऐसे मौके पैदा होते हैं जिनसे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सकता है। अगरचे ट्रंप की पॉलिसीज़ में ज़्यादातर अमेरिका के अपने मफादात को तरजीह दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी या स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी भी मुमकिन हो सकती है अगर पाकिस्तान कामयाबी से अपने मौक़िफ़ को पेश करे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर एक अहम अपडेट पर बात करें तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी PTI इसी महीने एहतजाज की हतमी तारीख देंगे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कारकुनों की मायूसी और तवक्कुआत जायज़ हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त की सियासी सूरत हाल में एहतजाज की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। हम आज इस पर भी बात करेंगे। आज हम अली मोहम्मद खान के बयान और PTI के बानी के मुमकिन एहतजाज के बारे में सियासी तजिया करेंगे। एहतजाज की तारीख और इसके मुमकिन असरात पर गुफ्तगू करेंगे और उसके पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं। इसके लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनने से पाकिस्तान के लिए चीन के साथ ताल्लुकात में दबाव बढ़ सकता है? इसका हम पर क्या असर होगा? बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चीन के साथ मुकाबला करना चाह रहे हैं। आपको याद है जब पिछली बार वो सदर थे तो उन्होंने कुछ चाइनीज एक्सपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा ड्यूटी आयद कर दी थी। एक्स्ट्रा ड्यूटी का मतलब ये होता है कि आप उनकी एक्सपोर्ट को डिस्करेज करें, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी है कि अमेरिका के अंदर ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। वो जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई थी चाइना में या दीगर ममालिक में, ट्रंप उसको वापस लाना चाहते हैं। दूसरी अहम बात, अमेरिका ने क्वाड एक बनाया हुआ है साउथ चाइना सी मामलात के लिए, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का क्वाड है। तो जो नई एक कोल्ड वॉर की एक सूरत हाल बनी है जिसमें रशिया और चाइना एक तरफ है और अमेरिका दूसरी तरफ है, तो इसमें यकीनी तौर पर चाइना पर दबाव बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अलायंसेस भी बनाएंगे। जो पहले से अलायंसेस है उनको स्ट्रेंथन करेंगे और साथ साथ कुछ नए इनिशिएटिव भी आ सकते हैं। और इस सूरत हाल में चूंकि पाकिस्तान चीन का एक स्ट्रेटेजिक एलाय है और CPEC के हवाले से फ्लैगशिप ये प्रोजेक्ट है BRI का। BRI को यानी जो इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट शी का दुनिया में तिजारत करने का, नेटवर्क करने का, एक तरह के रवाबत बरकरार रखने का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, उसके हवाले से जितना अमेरिकी दबाव आएगा, पाकिस्तान चूंकि CPEC बनाकर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चला रहा है, तो इसलिए यकीनी तौर पर कंटेनमेंट ऑफ चाइना में जहां एक तरफ इंडिया को फर्दर प्रमोट किया जाएगा, पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर आने वाले हालात चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। ठीक है। और पराचा साहब, आपको क्या लगता है कमला हैरिस होती हैं या ट्रंप अगर अब जीत गए हैं तो दोनों के फ़र्क आपको कोई लग रहा है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर असरात मुरतब होंगे इसके, खुसूसन जब हम देखते हैं कि बानी PTI की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था अमरीका मुखालिफ, तो वो अब इस मौजूदा हुकूमत पर भी उस पॉलिसी का कुछ तो असर पड़ेगा? अभी तो भाई सूरत हाल और है। अभी अमेरिका मुखालिफ नहीं, अब तो अमेरिकी झंडे उठाकर सवाबी के जलसे में नारे लगाए जाते हैं। अब तो अमेरिका की तरफ से जैसे ही बाइडन आए, सदर ट्रंप आएंगे 20 जनवरी को, डोनाल्ड ट्रंप अपना ओहदा संभालेंगे, तो यहाँ तो बड़ी खुशियां हैं कि जी बिल्कुल वो हमारी मदद करेंगे। और वो जो अमेरिकी गुलामी ना मंजूर का एक नारा लगा हुआ था, अब तो अमेरिकी मदाखलत मंजूर 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 के बाकायदा 3 बार नारे लगाए गए। इसलिए कांग्रेसमैनों से खत लिखवाना हो, कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर करवानी हो,
अब तो भाई वो एब्सोल्युटली नॉट वाली बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आप किस सदी की बात कर रहे हैं, किस माजी की बात कर रहे हैं? सर मैं माजी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके फॉलोअर्स को कि कहां एक तरफ ये तमाम तर बातें की गई और ये कहा गया कि क्या हम कोई गुलाम हैं, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। जिस तरह से वो खत लहराया गया, वो साइफर जिस तरह से लहराया गया और अब उसको शायद किसी जेब में डालकर छुपा लिया गया है कि ये बात हमने कभी की नहीं थी, तो ये शायद सबसे बड़ा यू टर्न होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। यू टर्न हो ना हो, लेकिन अभी खुशी मौजूद है। मुल्कों के ताल्लुकात मुल्की मफाद के ताबे होते हैं। अमेरिका का अगर मफाद ये होगा कि बानी पीटीआई या उनकी पार्टी पे किसी न किसी तरह से रियायत दिलवानी है, जिसे एनआरओ कहा जाता है, तो वो जरूर हरबा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर अमेरिका के नज़र में उनका मफाद इसमें है कि पाकिस्तान को बस इसके हाल पे छोड़ दिया जाए, जैसे पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत जो अमेरिका से तावन चाह रही है वो करते रहें, तो फिर वो अपनी पॉलिसी को उस तरह चलाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, अब वो अमेरिकियों के लिए, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अनप्रेडिक्टेबल है। मेरा सबसे ज्यादा इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान से ताल्लुक के हवाले से नहीं है ज्यादा मैं सोच रखता, लेकिन मुझे तो ज्यादा ये परेशानी है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जब मसाइल बनेंगे, चपकलिश बढ़ेगी, तो उसका दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ये कोई अवामी सतह के या पार्लियामेंट्री सतह के नहीं है। शायद ही कांग्रेसमैनों को इधर कोई जानता हो और शायद ही हमारे अरकान पार्लियामेंट को उधर कोई जानता हो। अमेरिका और पाकिस्तान का ताल्लुकात हमेशा पेंटागन और एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक रहा है, यानी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ट्रांसैक्शनल रिलेशन रहा है कि जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ी है, और मोस्टली जब अमेरिका ने चाहा कि अब पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान के साथ कभी नेटो, कभी सीटो, कभी सेंटो वाले नेटो की तर्ज पे दो मुआहदे जो सीटो सेंटो थे वो बना लिए जाएं, या फिर 80 की दहाई में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को एक बफर स्टेट बनाकर अपना एजेंडा परसू किया जाए, या वॉर ऑन टेरर में अगेन पाकिस्तान के करीब आया जाए, तो ये नेसेसरली वहाँ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक रहा है। अगर ट्रंप और उनकी एस्टेब्लिशमेंट की आपस में इसी तरह से चपकलिश चलती है, तो फिर समझ लें फिर बानी पीटीआई की मदद कोई नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अब बानी पीटीआई की मदद के हवाले से मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अब इंतजार तो ये किया जा रहा है कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर अपने सर का हल्फ भी उठा लेंगे और जब वो आ जाएंगे इक़्तिदार में, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि एक रिलीफ मिलेगा बानी पीटीआई को भी और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि उससे पहले ही अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि किसी अरब दोस्त ममालिक से फ़ोन आ जाएगा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। देखें, 7 अक्टूबर से लेकर आज 13 नवंबर तक तो अरब मुल्क से कोई फोन नहीं आया जी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अरब मुल्कों ने मौजूदा डिस्पेंसेशन जो है उसको सपोर्ट किया है। इवन जब पीडीएम की गवर्नमेंट यानी शहबाज शरीफ पार्ट 1 थी तो उस वक्त भी सपोर्ट किया, और अब जबकि पीडीएम नहीं है बल्कि नून लीग की हुकूमत है, बाकी छोटे इलाइज मिलाकर, तो इसमें भी अरब ममालिक ने मदद की है। अभी एक ही महीने के अंदर अंदर सऊदी अरब का एक डेलीगेशन इधर आ गया, $2.2 बिलियन के एमओयूज पर साइन हुए। फिर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ता पहले सऊदी अरब गए, और अभी आज भी वो बाकू में आज़रबाईजान में है, और आज़रबाईजान वो गए ही रियाद से। तो इतना अगर ग्रेटर इंटरेक्शन है तो फोन तो आना हो या उनको लेकर जाना हो तो सऊदी अरब ही लीड करता है। लेकिन अगर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2 हफ्तों में 2 मुलाकातें हो जाएं, सऊदी डेलीगेशन इधर आ जाए, इन्वेस्टमेंट का वो वादा करने, फिर OIC में भी वजीर आज़म पाकिस्तान को बुला लिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल फिर किसी अरब मुल्क से कोई फोन आने की तवक्को है। हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स है, ट्रंप फैक्टर को मैं रूल आउट नहीं कर सकते। ट्रंप अगर अपने हिसाब से अपने मुल्क में वो चीजों को लेकर आगे बढ़ता है तो फिर ट्रंप इन्फ्लुएंस हो सकता है।
ठीक है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मैं एक और सवाल करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात होंगे उनके टेन्योर में आपको कोई मुस्बत पहलू भी नजर आ रहा है या फिर पाकिस्तान के लिए आपको सिर्फ चैलेंजेस ही नजर आ रहे हैं? 1 जनवरी 2016 को यकीन माने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी इल्म नहीं था, ना अमेरिकी सफारत खाने से यहाँ इस्लामाबाद में कंसल्ट किया गया था, जो बाद में हमने प्रूव करने की कोशिश की। जी, हमने पूछा डिप्लोमेट से, किसी को इल्म नहीं था। तो ट्रंप ने वो ट्वीट किया था, आई विश कि आप अपने व्यूअर्स को भी दिखाएं, जिसमें कहा गया था ओ हमने 33 अरब डॉलर दिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान चीचे डाल। ये अल्फाज थे डोनाल्ड ट्रंप। किसी को इल्म नहीं था, पता नहीं किसने उसको फीड किया। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो एलिमेंट है विद इन द पर्सन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उस हवाले से ये 4 साल जब वो इक़्तिदार संभालेंगे, 4 साल हर एक परेशान भी रहेगा, हर एक खुश भी रहेगा, क्योंकि अनसर्ट हो सकता है वो बिल्कुल ही पाकिस्तान का नाम ही ना ले, बिल्कुल ही पाकिस्तान को भूल जाए। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जैसे आउट ऑफ द वे बाद खान साहब का नाम ले लिया करते थे 1-2 बार, तो मसलसल वो तोते की तरह ये नाम लेता रहे। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए मसला नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इसलिए कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो एग्रीमेंट हुआ था उससे उसने निकाल लिया था, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पेरिस ट्रीटी थी उसमें से उसने निकाल लिया था, उसने एंटी डंपिंग के नाम पे कुछ ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी। अब क्या प्लान लेके आ रहे हैं नोबडी नोज, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे नोबडी नोज। लेकिन एक बात जरूर है कि दोहा एग्रीमेंट का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप पे जाता है, जिसकी तहत अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज वापस गई थी। ठीक है। अच्छा पराशा साहब, एक और इशू है, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि विद इन पाकिस्तान अभी अली मोहम्मद खान की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई इसी महीने एहतजाज की हतमी तारीख भी देंगे। आपके ख्याल में अब आपको क्या लग रहा है, इस एहतजाज की तारीख के ऐलान से जो सियासी माहौल है उसमें क्या तब्दीली आ सकती है? जब हम खुद इस हवाले से बात कर रहे हैं कि दीगर ममालिक आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स लेकर बातचीत चल रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं, दूसरे ममालिक के दौरे इस वक्त किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मईशत में हम तेज़ी तो ज़रूर देख रहे हैं, तो आपको लगता है दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वो फिर से एहतजाज की सियासत की तरफ आए? एक थीसिस ये भी रहा है पाकिस्तान में कि जब भी पाकिस्तान इकोनॉमी के फ्रंट पे बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में आता है तो पीटीआई मैदान में आ जाती है, तहरीक एहतजाज का नाम ले लेती है। 25 मई 2022 को आईएमएफ वाले यही यूएई में बैठे हुए थे कि इन्होंने यहाँ पे उसी दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और आईएमएफ वाले यूएई से चले गए और पाकिस्तान को यूएई आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम था उसमें डिले का पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। अब इन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही हैं, आईएमएफ के साथ 7 अरब डॉलर से ज्यादा एग्रीमेंट हो गया है। आपने देखा इन्फ्लेशन रेट जो है वो सिंगल डिजिट में आ गया 32% से। इसी तरह से जो मार्कअप स्टेट बैंक का है 22% का और 15% का, तो ये सारी एक अच्छी डेवलपमेंट है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। और इसमें फिर कहा जाए कि हम एहतजाज करेंगे, एजिटेशन करेंगे, शुक्र है कि अब आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो गया, वो खतूत लिखने का सिलसिला बंद हो गया। शुक्र है कि अब इन्फ्लेशन नीचे आ गया, जिसकी वजह से वो जो पब्लिक पैशन अराउजिंग थी वो उसका कम से कम उसका टेम्परेचर, उसका लेवल नीचे आ गया। लेकिन एहतजाज अगर आप मसलसल रखेंगे, कोई मुल्क अगर इंटरनल टर्मोइल में रहेगा, इंतशार की सूरत हाल में रहेगा, तो ना तो कोई इंटरनल प्रोडक्टिविटी बढ़ सकेगी आगे और ना ही जो इनफ्लोज हैं फ्रॉम द आउटसाइड। आजकल तो इन्वेस्टमेंट का दौर है कि जितनी जिस मुल्क में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उस मुल्क में उतना रोजगार ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, जीडीपी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। यही मुल्कों की इनकम्स हैं आज। लेकिन दूसरी तरफ जब हम एक उम्मीद ये जाहिर कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ये तमाम तर काम कर रही है, या अगर हम पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से बात कर लें, हम सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात कर लें, तो केपी गवर्नमेंट को देखकर आपको क्या लगता है? वहाँ के वजीर आला हैं, उनकी स्टेटमेंट तो वो गंडासे से शुरू होती हैं, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि कफन बांध कर आएंगे। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? सिर्फ सियासी वाबस्तगियाँ ही हैं, इसी तरह के बयानात रहेंगे, इसी तरह की हरकत रहेंगी, एक बार फिर से कोशिश करेंगे इस्लामाबाद आने की, फिर से कहीं बीच रास्ते में से गायब हो जाएंगे? ये महज खाली सियासी वाबस्तगी का मामला नहीं है। जिस शख्सियत के नाम पर वोट मिले
कौमी असेंबली में सबसे बड़ी सियासी जमात भी बनी। उसके बाद पंजाब में फर्ज किया 110 MPs बने, सिंध में 9-10 MPs बने, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनी और तीसरी हुकूमत बनी। तो उसके नाम पे अगर उनको वोट मिले तो फिर वो जेल में मसलसल रहें, तो लोगों का प्रेशर आता है, वोटर्स का प्रेशर आता है, दानिश्वरों का प्रेशर आता है, अपने पार्लियामेंटेरियंस का प्रेशर आता है कि भाई आप हुकूमत के मजे तो ले रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से आपको हुकूमत मिली आप उसको भूल चुके हैं। तो इसलिए जब आप कहें कि अली अमीन खान गंडापुर के नारों को आप गंडासा कहें या जो मर्जी कहें, इम्पैक्ट क्रिएट करना उनके लिए मजबूरी है। और दूसरी तरफ उनकी मजबूरी ये है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने सूबे के मामलात भी आगे चलाने हैं और मरकज से आपका इंटरेक्शन भी अपना रखना है, क्योंकि ये फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन नहीं है मुल्क। ये फेडरेशन है जिसमें इंटर प्रोविंशियल जो मामलात हैं उनके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ने ही डील करना है। मसलन उसने मालियात वाले CCI में बैठना है या दूसरे इजलासों में बैठना है, तो वो शहबाज शरीफ के साथ भी नजर आएंगे। जैसे चीफ जस्टिस का ओथ था अभी पिछले दिनों ऐवान सदर में, वहां भी नजर आए थे, बहुत सारे लोग उनको तनकीद कर रहे थे। तो जो आपके पास डिफरेंट फेदर्स हों वो फेदर्स आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ते हैं। बतौर चीफ मिनिस्टर भी आपकी जिम्मेदारी है जो पूरा करनी है, लेकिन साथ साथ जो PTI की तरफ से आप पर जिम्मेदारी आती है वो भी अली अमीन खान गंडापुर पूरा करने ठीक है। अच्छा, एहतजाज की मुमकिन तारीख तो भी देखते हैं कि क्या सामने आती है, लेकिन आपको क्या लग रहा है हुकूमती हलकों पर क्या दबाव आएगा, हुकूमत इसको किस तरह से टैकल करेगी? क्योंकि फिर हुकूमत के लिए तो मुश्किल यही होती है कि अगर किसी दूसरे सूबे से उठकर लोग आते हैं और वहां के चीफ मिनिस्टर उसको हम देख रहे हैं कि लीड भी कर रहे होते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है हुकूमत के लिए भी। रोकते हैं तो फिर वहां पर ऐसा लगता है कि कोई घमसान की जंग वहां पर हो सकती है। बहुत से जो कारकुनान वहां पर हैं उनकी सेफ्टी को भी देखना है, बाकी शहरियों की सेफ्टी को भी देखना है। हुकूमत नहीं रोकती है, खुलेआम आने देती है, फिर सानिया 9 मई की तरह का कोई वाकया हो सकता है। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल है। हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज यही है जो आपने भी कहा कि एक ऑर्डर को बरकरार रखना है, एक ऐसा ही फिजा बरकरार रखनी है जिसमें जिंदगी मामूल के मुताबिक रहे और एट द सेम टाइम एहतजाज, क्योंकि आइन भी हक देता है, तो एहतजाजियों को इस हद तक तो आपने रोकना है कि कोई फंडामेंटल मसला ना बने 9 मई जैसा। इस्लामाबाद की हद तक तो एक कानून भी मंजूर करवाया गया है कि आप बगैर परमिशन के, बगैर इजाजत के कहीं कोई धरना नहीं दे सकते, वरना वो बहुत लंबी चौड़ी सजा भी उसकी है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछली बार जब अली अमीन खान गंडापुर एहतजाज लेके आए तो एहतजाजी कुछ डीप चौक भी चले गए, वो खुद तो खैर KP हाउस चले गए थे। तो हुकूमत का चैलेंज इस हद तक है, लेकिन हुकूमत भी मजे से है। पिछली बार उन्होंने 245 इम्पोज कर दिया था, जिसके तहत फौज बुला ली गई, जिसके तहत रेंजर्स पहले से इस्लामाबाद में डिप्लॉयड हैं। लिहाजा हुकूमत कोशिश करती है कि जितना रियासती एक मशीनरी है या जितना रियासती मैकेनिज्म है, हुकूमत के लिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं फिर एक मुश्किल जरूर बनी रहती है। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, अहम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इस हवाले से इत्तलात ये है कि पेशावर, चतराल, सवात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विद करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। अपडेट करें आपको इस अहम खबर के हवाले से, जहां इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अभी रिक्टर स्केल पर इसकी क्या शिद्दत थी, इस हवाले से कंफर्मेशन सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि पेशावर, चतराल, सवात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि लोग कलमा तैयबा का विद करते घरों से बाहर निकल आए हैं। न्यूज़ स्क्रीन पर आप कुछ मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने ऑफिस से, अपने घरों से इस वक्त बाहर निकल आए हैं। पेशावर और गिरदनवा में हम देख रहे हैं कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल है। पेशावर, चतराल और सवात से ये अपडेट्स हमें मौसूल हो रही हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से, इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें पेशावर के हवाले से, चतराल और सवात से भी अपडेट्स मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और बहुत से ऐसे लोग जो अपने ऑफिस से और घरों से बाहर निकल आए हैं कलमा तैयबा का विद करते हुए। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से, रिक्टर स्केल पर इसकी क्या शिद्दत थी, किस शिद्दत का ये ज़लज़ला था, कितनी देर तक ये जो अर्थक्वेक था ये जारी रहा, इस हवाले से भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। जो इत्तलात है वो यही है कि इस्लामाबाद
पेशावर, चित्राल और सवात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विद करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। अपडेट करें आपको इस्लाम खबर के हवाले से। इस्लामाबाद, पेशावर, चित्राल और सवात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस हवाले से भी कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि किस शिद्दत का यह ज़लज़ला था। आयशा शुएब हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है इस्लामाबाद से, वो हमें मज़ीद अपडेट करेंगी। आयशा, मज़ीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद और गुजरावाला में सिलसिले के झटके जो हैं महसूस किए गए हैं। इसी दौरान जितने भी दफातर हैं वहाँ से लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर आ गए हैं। अगर ज़लज़ले के झटकों की बात की जाए तो वहाँ से रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि इसके साथ साथ जो मुल्का इलाके हैं अगर उनकी बात की जाए जैसे जिला है, चकवाल इलाकों में वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तमाम जगहों पर अगर सूरत-ए-हाल के हाल से बताते चले तो ज़लज़ला में मस्जिद की जानकारी था कि खुदा न खास्ता किसी भी जाने वाली नुकसान की तलाश मौसूल नहीं हुई है और इसके साथ अब लोगों में खासा खौफ व राज पाया जा रहा है। ज़लज़ले के झटके जो हैं वो चंद सेकंड के लिए महसूस किए गए, लेकिन उनकी शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों में खासा खौफ व राज पाया जा रहा है। तो तमाम लोग जो हैं वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने अपने दफातर और घरों से बाहर भी निकल आए हैं। जी ठीक है आयशा, ये भी बताएगा कि अभी तक कंफर्म हो सका कि किस शिद्दत का ये ज़लज़ला था? बिल्कुल, देखिए ज़लज़ला पैमाना मरकज़ की जानिब से शिद्दत जो है वो वाज़ेह तौर पर बताई नहीं जा रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ज़लज़ले के जो झटके हैं उनकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों में खासा खौफ व हरास जो है वो पाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा शुएब, हमें अपडेट कर रही थी। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ पेशावर, चित्राल और सवात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जो शिद्दत अभी तक रिकॉर्ड की गई है वो 5.3 रिकॉर्ड की गई है और जो दौरानिया इसका था उस हवाले से भी डिटेल्स जिस तरह से कन्फर्म होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद, पेशावर, चित्राल और सवात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर इसकी जो शिद्दत थी वो 5.3 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम आपको जर्मनी के बर्लिन चिड़ियाघर में एक मुनफरिद और दिलचस्प वाक़े से रूशनास करवाने जा रहे हैं, जहां एक ज़हीन हाथी ने अपने आप को साफ रखने का नया तरीका ईजाद कर लिया है। हाथी जो कि अपनी जहानत और ख़ुद पर काबू पाने की सलाहियत के हवाले से मशहूर हैं, हाथी ने पाइप से पानी लेकर खुद को नहलाना सीख लिया है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाथी उमूमन अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए कीचड़ और मिट्टी में लौटते हैं और अपनी सूंड से पानी भरकर खुद पर छिड़कते हैं। मनाजिर तो हमने पहले भी देखे हैं। यह आदत उन्हें धूप की तपिश से बचाती है और उनकी जिल्द को नरम व मुलायम रखने में मदद देती है। लेकिन बर्लिन के चिड़ियाघर के इस हाथी ने तो एक अनोखा अंदाज अपना लिया है। उसने अपनी सूंड से पानी का पाइप पकड़कर नहाने का नया तरीका अपनाया है। माहिरीन इस हरकत को जानवरों में जहानत की एक आला मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक अगरचे एक पानी का पाइप बज़ाहिर एक सादा सी चीज़ लगती है, लेकिन अगर हम जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए इसको समझना और इस्तेमाल करना एक खासा पेचीदा अमल है। और दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी ने इस पाइप को अपनी सूंड से मिलता जुलता पाया और उससे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चिड़ियाघर के मुलाजिमीन के लिए यह हाथी अब किसी नेमत से कम नहीं रहा। जहां रोज़ाना वो जानवरों को नहलाने के लिए खासा वक्त सर्व करते थे, वहां इस हाथी को सिर्फ एक पाइप ही थमा देना ही काफ़ी होता है, क्योंकि यह हाथी अब खुद को नहलाने का माहिर हो चुका है और अपनी सूंड से पानी का पाइप पकड़कर अपने जिस्म पर खुद ही पानी डाल लेता है। हाथी की हरकत इंसान और जानवर के दरमियान अक्ल और हुनर की मुश्तरक खुसूसियात की अक्कासी करती है। साइंसदानों के लिए वाक़या नहायत दिलचस्प है, क्योंकि यह जानवरों की तरफ से आलात के इस्तेमाल का एक नया रवैया दिखाता है और इस बात को भी उजागर करता है कि ज़हीन जानवर किस तरह से ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए माहौल में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। और बच्चों को हम देख रहे हैं कि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, बच्चों की तरफ से कमेंट्स इस पर किए जा रहे हैं, क्योंकि जानवर अपनी ज़हनत और फितरी सलाहियतों से हमें हैरान भी कर सकते हैं। इसका ये अमली मुजाहरा भी हमने देखा है। बर्लिन के चिड़ियाघर का ये हाथी तो वाकई में ख़ास है और इसकी खूबसूरत अदा उसे दूसरे हाथियों से मुमताज़ भी बनाती है। और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं ये बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल होती हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं और बहुत से लोग इस पर मुख्तलिफ किस्म की आरा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी बॉक्सर शुएब खान ज़हरी की शानदार कामयाबी पर। शुएब खान ने ओमान के शहर मस्कत में होने वाली WBC वर्ल्ड टाइटल फाइट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अफगान बॉक्सर को शिकस्त दी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी जीत ने न सिर्फ बॉक्सिंग के मैदान में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत, अज़्म और कौम की दुआओं के साथ ये कामयाबी हासिल की है।
हम शोएब खान की हालिया कामयाबी पर तफसील से बात करेंगे, उनकी मेहनत, स्ट्रगल और वो जज्बात जो उन्हें इस जीत तक पहुंचने के लिए दरकार थे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि शोएब खान के लिए आइंदा क्या चैलेंजेस हैं, उनका अगला हदफ क्या है। शोएब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको इस शानदार कामयाबी पर हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। आपने WBC वर्ल्ड टाइटल फाइट जीती। ये जीत आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है? जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा जो फाइट था ये पाकिस्तान के बॉक्सर के साथ था, बहुत टफ फाइट था। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि मेरे इससे पहले जो फाइट हो रहा था इंडियन बॉक्सर के साथ हो रहा था, मैंने उसके लिए भी काफ़ी मेहनत की थी। तो दरमियान में ये फाइट आया, अफगानिस्तान के बॉक्सर की तरफ से मुझे चैलेंज हुआ। इन्होंने मुझे मतलब जो लोकेशन से कि ओमान में फाइट हो रही है उसका शहर में, तो आप आ जाइए, आपसे फाइट करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त आपने कामयाबी हासिल की। अफगान बॉक्सर के हवाले से आपने स्टोरी भी हमारे साथ शेयर कर दी कि उन्होंने आपको चैलेंज किया था। किस तरह से तैयारी की आपने इस फाइट की? तैयारी तो बहुत की थी इस फाइट के लिए, तकरीबन मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की थी, क्योंकि मेरा जो फाइटर था, अपोनेंट जो मेरा था, वो इंडियन अपोनेंट था, वो बहुत टफ अपोनेंट है। उसके लिए मैंने मेहनत की थी। तो अफगानिस्तान के बॉक्सर ने जब मुझे चैलेंज किया तो मैं ऑलरेडी तैयार था, क्योंकि मेरा फाइट जो इंडियन बॉक्सर के साथ हो रहा था उसके लिए मैंने काफी ट्रेनिंग की थी। तो मैंने फौरन चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आऊंगा, अब जहाँ पे भी जिधर भी कहोगे इंशाल्लाह मैं फाइट खेलने के लिए आऊंगा। तो ओमान मस्कत में, ये मेरे ख्याल से ओमान की हिस्ट्री में बहुत बिग मेगा इवेंट था इन लोगों का, ओमान की हिस्ट्री में। और मैन इवेंट इन्होंने मुझे दिया था, और मैन इवेंट मेरा और अफगानिस्तान के बॉक्सर का था। बहुत अच्छा फाइट हुआ माशाल्लाह। तो फाइट पूरा राउंड हुआ, मगर सारे राउंडों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अनडिफीटेड रहा और सारे राउंड में जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा तो ये भी बताइएगा, मैं ज़रा ट्रेनिंग पैटर्न आपका पूछना चाह रहा हूँ। जो तरबियती अमल है, जो ट्रेनिंग एक रूटीन है आपकी, वो क्या होती है, वो कितनी टफ है? जी तकरीबन जब हम लोग फाइट से 1 मंथ पहले, मतलब 45 दिन पहले हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो तकरीबन कम से कम हम लोग मॉर्निंग टाइम 2 घंटे रनिंग करते हैं। फिर इसी तरह इवनिंग टाइम हमारा 2 घंटे 2.5 घंटे सेक्शन होती है। फिर लास्ट टाइम जब हमारी मतलब आ जाती है तो फिर हम लोग कुछ ट्रेनिंग को कम करते हैं ताकि हम लोग एनर्जी को कैच करें। उसी दिनों में सिर्फ हम लोग वजन कम करते हैं। तो मैंने माशाल्लाह ट्रेनिंग बहुत अच्छा किया था इस फाइट के लिए। तकरीबन मैं अपने दिल से मुतमईन था इस फाइट के लिए कि मैंने ट्रेनिंग किया था। सबसे पहली बात, पहले जब मैं फाइट खेलने जाता था तो मुझे स्पॉन्सर नहीं मिलते थे, तो मैं मायूस दिल में मतलब मैं ट्रेनिंग करता था। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब एडवांस स्पॉन्सर मिला था। मैं गवर्नर के पीके फैसल करीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मतलब टाइम से स्पॉन्सर किया था, और OGDCL का और PSO का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। ठीक है, अच्छा आपने जिस तरह से अपनी जीत को मुल्क और कौम के नाम किया है, आप क्या समझते हैं इस कामयाबी से जो पाकिस्तानी बॉक्सर्स हैं उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर मजीद मौके मिलेंगे, उनके लिए कितनी बेहतरी आएगी? जी हाँ, सब पाकिस्तानी बॉक्सर के लिए सबसे बड़ा मिशन तो यही है कि मतलब सब ये सोच रहे थे कि शोएब ने मतलब ये बॉक्सिंग छोड़ दिया, शोएब बॉक्सिंग सेट पे हो गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी ये बॉक्सिंग खेल रहा हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ। मैं मतलब सबके लिए मोटिवेशन हूँ। आप सारे बॉक्सर भी मतलब मुझे देखें और आप लोग मेहनत करें, अल्लाह से मायूस ना हो जाए। अल्लाह पाक जिस चीज़ का तलब करते हो मैं आपको जरूर नसीब करूंगा। मेरी यही ख्वाहिश, यही तलब था कि मैं WBC मेडल जीत जाऊँ। अल्लाह पाक ने मुझे नसीब कर दिया। मैं मजीद मेहनत करूंगा इंशाल्लाह, मजीद पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत के आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कोचेस के हवाले से, कोचेस किस तरह से आपको ट्रेन करते रहे, उनका क्या किरदार रहा आपकी कामयाबी में? जी कोचेस ने भी मेरे साथ काफी मेहनत की है। मेरे साथ तमाम जो कोचेस थे वो राब्ते में थे, सबके साथ में जो मेरा कोच सलाउद्दीन बड़ेश था वो तो इधर पाकिस्तान फुटबॉल में था बकायदा। इनके अलावा जो मतलब मेरे कोचेस थे नासिर खान ससोली, दाऊद नमीनी जिसका ताल्लुक ईरान से है, क्योंकि एक बॉक्सर के साथ कम से कम 3 से 4 कोच होते हैं। हर कोच हर प्लेन अपना अपना अलग तैयार करते हैं उनके लिए। इसी तरह जो मेरा सीनियर बॉक्सर नकीबुल्लाह, उसके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी मेरे साथ राब्ते में था, कांटेक्ट में था। तो सबके साथ मैं मशवरत करके मतलब ट्रेनिंग करता था। माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ इस फाइट के लिए मेरा। ठीक है, और शोएब मुझे बताइएगा कब से आपको शौक था इस फील्ड में आने के हवाले से? फैमिली ने किस तरह से फिर आपको सपोर्ट किया? बचपन से बॉक्सिंग का शौक था। पहले तो जब बॉक्सिंग स्टार्ट किया, आपको पता है ये रिस्क गेम है, मतलब इसमें पाकिस्तान में हम लोगों ने अपने आंखों से देखे कि मतलब बॉक्सर बहुत हो जाते हैं बिल्कुल। तो वालिद साहब मोहतरम ने कहा कि शोएब आप कोई और गेम चूज करो, फुटबॉल, क्रिकेट या कोई और गेम चूज करो, लाजमी आप बॉक्सिंग खेलना चाहते हो? मैंने कहा जी बॉक्सिंग मेरा शौक है और मैं बॉक्सिंग जरूर खेलूंगा और इसमें मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। जब भी ट्रेनिंग से आता था तो वालिद साहब बस ये कहता था कि लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। तो मैंने कहा नहीं बाबा, इंशाल्लाह आप मुझे मतलब सपोर्ट करें, मैं इंशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन करूंगा। तो बाबा ने कहा ठीक है इंशाल्लाह आपको मैं सपोर्ट करूंगा, फुल सपोर्ट करूंगा। तो आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वालिद साहब की सपोर्ट की हद तक पहुंचा हूँ।
ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, इस कामयाबी के पीछे बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत है, एक लंबा सफ़र है। आपको क्या लग रहा है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी कुर्बानियाँ हैं, वो आपको किस तरह से जीत की तरफ लेकर जा रही हैं? मज़ीद इसमें आप क्या समझते हैं, क्या एडिशन हो सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी जो जीत थी, मतलब इसके रंग मैंने कल देखा जब मैं एयरपोर्ट पहुंच गया तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो आए थे मेरे पास, और वैसे जो मेरा मतलब फैमिली, मेरा ब्रदराना, मतलब जो सारे इस्लामाबाद की क्राउड आई थी, उनको देखकर मतलब मैं काफी इंतजार हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इस तरह क्राउड आ गए तो अपनी कौमी गिरोह की इन्होंने एक इस्तकबाल किया और इज्जत दी इन्होंने जी। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि गवर्नमेंट भी मुझे नजरअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि मैं मतलब WBC गोल्ड मेडल में जीत के आया हूँ। ये पाकिस्तान में वाइल्ड बॉक्सर में कि मैं जीत के आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, और गवर्नमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कि ये लोग मतलब जल्द से जल्द एक अच्छा अनाउंस करें मेरे लिए, और जिससे एक अच्छा मेरा ऑफिशियल मुलाकात भी हो जाए इनके साथ। ठीक है। और शुएब, आप किस तरह से देखते हैं जब भी कोई एथलीट जीता है, जैसे कि आपने अभी भी ये जिक्र किया है, एयरपोर्ट पर जो इस्तकबाल किया जाता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हर एथलीट की ख्वाहिश होती है कि जब भी वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके या टाइटल जीत के वापस मुल्क में आता है तो उसका वहां पर वालियाना इस्तकबाल जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एयरपोर्ट में इस्तकबाल हर बॉक्सर को, मतलब हर प्लेयर को, हर स्पोर्ट्समैन को होना चाहिए इस्तकबाल। अब हमारा जो कौमी हीरो अरशद नदीम साहब, जिन्होंने मतलब ओलंपिक गोल्ड लिया था माशाल्लाह, उसका जो इस्तकबाल हुआ तो उससे हमें खुशी हुई, हम तमाम एथलीट को खुशी हुई कि इस तरह के इस्तकबाल हर हीरो को होना चाहिए। तो माशाल्लाह कल जो मेरा इस्तकबाल हुआ, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद माशाल्लाह इससे पहले भी जब मैं आया था तो मेरे इस्तकबाल एक तारीखी इस्तकबाल था, और कल फिर जब मैं पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मेरे कल के इस्तकबाल था इसने उस रिकॉर्ड के भी तोड़ दिया माशाल्लाह। बहुत अच्छा इस्तकबाल था, ठीक है। मुझे यकीन करो, वहाँ पे जीतना ही था। मैं पहुंच गया, मैंने इस इस्तकबाल की, इस क्राउड की जज्बात को जब मैंने देखा, इनके तासुरात को जब मैंने देखा, तो मेरा जीत तब मुझे फील हुआ कि वाकई में शायद कुछ फाइट मैंने जीता या किसी बॉक्सर को मैंने शिकस्त दी है। ठीक है। अच्छा शुएब, जिस तरह से आपने कहा कि गवर्नर केपी ने आपको बहुत ज़्यादा इस हवाले से सपोर्ट किया, अगर हम पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के हवाले से बात करें तो वहाँ से क्या रहनुमाई मिलती है, वहाँ से क्या हेल्प मिलती है, वहाँ से क्या सपोर्ट होती है? जी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भी सपोर्ट करते हैं, मगर बदकिस्मती है कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कहते हैं कि आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलते हैं तो आप किसी कंपनी के पास चले जाओ, आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो हम लोग तो नहीं कर सकते आपको स्पॉन्सर, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट बोर्ड जो है ओलंपिक बॉक्सिंग को चलाते हैं। तो मैंने कहा हम प्रोफेशनल बॉक्सर भी पाकिस्तान के परचम के तले ही खेलते हैं, हम लोग भी पाकिस्तान के परचम के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के नाम से खेलते हैं। तो कंपनी के पास जब हम लोग जाते हैं, बदकिस्मती से यार कंपनी यही कहती है कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिकेटर को अपने साथ रखा होता है, किसी क्रिकेटर को या किसी और गेम वाले को मतलब उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया होता है। तो स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से अगर हमारे साथ मतलब इसी तरह जैसे पहले ताउन होता रहा था, इसी तरह अगर आगे भी ताउन होता रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग देंगे पाकिस्तान को इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह दिसंबर में आपका इंडिया के टॉप बॉक्सर के साथ UBO वर्ल्ड टाइटल फाइट भी मुतवक्के है, उस फाइट के लिए क्या तैयारी की गई है, और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने हरीफ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उनकी बेस्ट मूव पता होना चाहिए, सारी वर्किंग करते हैं फिर उस पर? जी बिल्कुल, इसी तरह जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात आपने की। हम लोग जो अपने हरीफ के जो मतलब नुक्स है उसको भी हम लोग देखते हैं, और उनके जो मतलब अच्छाई है उसको भी हम लोग फोकस करते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। उसकी अच्छाई से मतलब हम लोगों ने किस तरह अपने आप को मतलब दिफा करना है, किस तरह डिफेंस करना है, और उसकी जो नुक्स है, उसकी जो मतलब कमजोरी है उसमें मतलब हम लोगों ने कितना मेहनत करना है, और उसकी जो कमजोरी है उसमें कितना मतलब हम लोग उनको मतलब टारगेट करेंगे और पॉइंट लेंगे। रही बात फाइट की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी तैयारी की है। मैं ऑलरेडी ज़हनी तौर पे मतलब इंडियन फाइटर के लिए तैयार था, और इस फाइट के लिए तकरीबन मैं 2-3 मंथ से मतलब बाकायदा ट्रेनिंग कैंप मैंने शुरू की थी। तो दरमियान में ये अफगानिस्तान का जो बॉक्सर था, इसने अचानक मुझे चैलेंज किया, तो उस चैलेंज के लिए मैंने एक्सेप्ट किया। तो ये एक पाकिस्तान की बस खुशखबरी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ने इज्जत देना था पाकिस्तान को, मुझे, आप भाइयों को। तो इंशाल्लाह इंडियन बॉक्सर के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और उसका जो मतलब फाइट है, उसके जो भी मतलब इस तरह की वीडियोज हैं वो मैंने देखे हैं, और इंशाल्लाह मैं उसके साथ जीत के आऊंगा। इंशाल्लाह ये मेरे पाकिस्तानी कौम से वादा है इंशाल्लाह कि मैं जीत के आऊंगा इंशाल्लाह। हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। शुएब, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, पाकिस्तानी बॉक्सर्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, किस तरह से वो मेहनत कर सकते हैं, नौजवान बॉक्सर्स किस तरह से इस फील्ड में आते हैं और इस फील्ड में किस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं? जी, मेहनत तो शर्त है हर उस स्पोर्ट्स में। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ तो मेहनत तो शर्त है। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि मतलब अरशद नदीम भाई ने जो जेवलिन थ्रो में ओलंपिक का गोल्ड लिया जी, इसके पीछे बहुत इन्होंने मतलब दिया, दिन रात का एक करके मतलब इन्होंने मेहनत की थी अरशद नदीम भाई ने। तो इसी तरह हम लोग भी दिन रात एक करके मतलब इसी तरह अचीवमेंट बनाते हैं, इसी तरह मतलब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडल लेते हैं, जो फाइट जीते हैं।
तो तमाम बॉक्सर, तमाम मतलब जो पाकिस्तानी आवाम है उसको मैं यही कहता हूँ कि जो जिस भी स्पोर्ट से ताल्लुक रखता हूँ वो मेहनत करें। मेहनत सबसे पहले शर्त है। फिर दूसरी बात, आप लोगों को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को जरूर कामयाबी नसीब करेगी। बहुत शुक्रिया। शुएब खान ज़हरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।